कंठ से निकलने वाली जो चीज, ये वर्ग है ना, ये कै वर्ग है, ये इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो कंठ से निकलती है, तो कंठ को अगर बंद कर देंगे तो मतलब ये कै के जो वर्ण है नहीं निकलेंगे, पांचों के पांचों, कै ख ग घ घ है ना, जैसे बंद करके निकलना है, नहीं निकलते। अब स्वर बोले तो स्वर ए आ दोनों कंठ से निकलते हैं, ये कंठ से निकलते हैं है कि नहीं। अधूरा को पूरा करने के लिए, यानी कि पूरा है तो पूरा कैसे बना है, इसमें अधूरा क है और ए भी जुड़ा है, इसलिए ये पूरा क बना। फिर इसमें ए और जोड़ दें, ये ए और जोड़ दें, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने पिछले स्वर में पढ़ा था, स्वरों में क्या पढ़ा था हमने? स्वरों में पढ़ा था ए प्लस ए जुड़ करके क्या हो जाते हैं? आ हो जाता है। बताइए, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? ये स्वर संधि बनती है, इससे दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो आ बना कि नहीं बना भी है, तो ये ए भी है यहाँ पर, ये भी ए है और ये आ बन गया। तो अब मेरे को कमेंट में बताना, आप अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लाइक कर देना और कमेंट में गुड लिख देना, ठीक है। देखिए ये क है, ये पूरा क है, इसमें अधूरा क भी है और ए है, इसलिए ये पूरा बना। अब देखो, अब स्वरों के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि ए यहाँ वाला और ये प्लस हो रहा है, ए और ये भी ए है, तो ए और ए मिलकर के क्या बनेंगे? आ बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बनेगा कि नहीं? आ बनेगा ना। तो इसके हिसाब से तो आ बनेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? का बनना चाहिए था। तो ये भी क्या उच्चारित होगा? विश्व, और वो भी क्या उच्चारित होगा? विश्व, ठीक है। तो इसको तो हम बोलते हैं अर्ध रूप, यानी कि ये तो आधा रूप हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये हल चिन्ह होगा, यानी कि हल लगे हुए चिन्ह, इसके अंदर से स्वर गायब हो जाता है। ये ठै जो है, इसमें स्वर गायब हो गया, स में स्वर गायब हो गया, ये स्वर है ही नहीं इसमें, गायब क्या होगा? ये इसमें लगाया ही नहीं, इसमें भी गायब क्या होगा? तो ये आधा हो गया। ऐसे ये आधे शब्द होते हैं जो स्वरों से रहित होते हैं, उनको शुद्ध व्यंजन बोला जाता है। ये ट्रिक है छोटी सी। कंठ के ताला चाबी मुर्दा मरोड़ा टांग लाए, मुर्दा टांग लाए, तो दांत तय होठ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओठ। तो सही कौन सा है इसमें से? ठीक है। अब हम सी ऑप्शन लेंगे यहाँ पर और हम डी ऑप्शन लेंगे यहाँ पर। तो जब देखो, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये ज्ञानी तो है सही और ये ज्ञानी क्या है? गलत है, ठीक है। ये गलत हो गया और वो क्या हो गया? सही हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ बात, पते की बात बताता हूँ मैं। 11 है और 11 है, तो अब बताओ सी ऑप्शन सही आएगा कि डी ऑप्शन सही आएगा? चलो ये ज्ञानी तो कटस हो गया, गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है, तो फिर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए है। लेकिन ये क्या है साहब? ये जी गलत है और ये क्या है? सही हो गया। ये सही क्यों? ये छोटी ई और बड़ी ई, तालव्य मतलब होता है तला, जो ऊपरी कपाली होती है ना पीछे, च च च च च च च खूब भी चलो बोला जाएगा, च च च हाँ बोला जाएगा खूब, ठीक है। नमस्कार दोस्त, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना चलेगा हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में व्यंजन का टॉपिक। व्यंजन क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। और आपकी जो किताब चल रही है 9 से 12 रचना प्रबोध, उसके अनुसार यहाँ पर जितने भी व्यंजन होंगे उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 33 हैं कि 37 हैं कि 39 हैं, कितने हैं कुल मिलाकर के वर्णमाला में जो वर्ण बताए गए हैं आपकी इस किताब में 9 से 12 वाली में, राजस्थान बोर्ड वाली में 44 बताए गए हैं। अब 44 में उन्होंने कहा था 11 और 33 होंगे, तो 11 तो स्वर हैं और 33 क्या है? व्यंजन है। तो ये 33 ही हैं या कमबत्ती हैं, इनको हम देखने वाले हैं, इसमें पूरी निचोड़ करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। और काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब रेगुलर परमानेंट वीडियो आएंगी सारी की सारी।
रोज़ की रोज़ सारी विश्व इतिहास हो गया, भारतीय संविधान हो गया, पॉलिटिकल हो गई, और राजस्थान की भूगोल हो गई, शैक्षिक प्रबंधन हो गया, हिंदी व्याकरण हो गई। ये पाँचों की पाँचों वीडियो आएंगी, छड़ी पाठ आएंगी ठीक है, तो रोज़ाना आएंगी ये 5 की 5 वीडियो। और आप जुड़े रहिए चैनल के ऊपर, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसको, क्योंकि सारी क्लासें फ्री दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ। तो पूरी की पूरी ग्रामर भी फ्री करवाऊँगा, पॉलिटी भी फ्री चलेगी, विश्व इतिहास भी फ्री चलेगा, राजस्थान का जो भूगोल है वो भी पूरा फ्री करवाऊँगा, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन का निचोड़ भी पूरा फ्री करवाऊँगा। तो ये सारी क्लासें फ्री चल रही हैं। तो आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, ताकि आप ठीक से देख सकें। और मैं विश्वास दे रहा हूँ आपको, 85 से 90% का जो आपका मैटर है ना, ये मैं कवर करवा दूँगा। ये पूरा कंपटीशन का जो मैटर है ना, 85 से 90% का पूरा फ्री में कवर करवा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बेशक अब ये 2, 4, 5, 7 दिन में नहीं बना पाया, उसका रीज़न है कुछ, तो अब परमानेंट ही आएंगी, क्योंकि अब वो रीजन कुछ नहीं है, सब बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब रोज़ की रोज़ आएंगी। तो व्यंजन को हम देखते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन जो हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के समझाऊं। जैसे ये ए है, ये आ है, फिर जैसे क या ये क है, ये च है। तो इनमें से व्यंजन कौन से हैं और स्वर कौन से हैं, इनकी क्या परिभाषा है, किसको पूरी वर्णमाला में व्यंजन और स्वरों को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, जहाँ पर हमारे को बोलते समय जोर न लगाना पड़े, यानी मुंह के द्वारा जोर न लगाना पड़े, जी हाँ, कहीं टच ना होती हो, उसके मतलब कोई जोर ना लगाना पड़े, उसमें क्या होती है, वो स्वर होते हैं, उनको हम स्वर कहेंगे। तो और जो ये जिसको चार्ज लगा देता हूँ मैं कैमरा को, ये जो है, जैसे ये ए है, ये आ है, तो ये तो क्या हो गए, ये स्वर हो गए, ये स्वर। ये कोई भी दूसरा जो उच्चारण मुख का अपना जो उच्चारण स्थल है, वहाँ टच नहीं होते हैं, मतलब टच भी होते हैं तो उसमें जोर नहीं लगाना पड़ता है। जैसे ए आ है, ये जो स्वर हैं ये कंठ में आ जाएंगे जैसे, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान तो है, लेकिन इनको बोलने में कठिनाई नहीं होती, बाधा उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि लंबा समय नहीं लग पाता है, इसलिए वो स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ, अब जिसमें कै, तो कै बोलेंगे ना, उसमें कै ए कै, तो लास्ट में ज़्यादा ध्वनि निकलती है, यानी कि लंबा समय खिंचता है इसको बोलने में। तो ये क्या है, ये व्यंजन है। अब ये सीधे व्यंजन है क्या हैं, ये सीधे व्यंजन है क्या, ना, ये सीधे व्यंजन नहीं है, इनके अंदर व्यंजन भी हैं, इनके अंदर स्वर भी हैं, तो उनको हम समझेंगे। जैसे ये कै हो गया, ये एक वर्ण है, अक्षर है, ये कै। अब ये पूरा कै है, यानी कि संपूर्ण अक्षर है, संपूर्ण वर्ण बोलते हैं इसको, संपूर्ण वर्ण है, ये कंप्लीट वर्ण है। अब ये कंप्लीट वर्ण है, तो इसका जो है तोड़ कैसे करेंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे तो टूटेगा कैसे। ये देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक इस अकेले को समझाऊँगा मैं, फिर स्वरों को तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आपका स्वर 11 है, तो 11 को मैंने पढ़ा दिया है पिछली कक्षा में। अब देखिए, हम सीधी बात करते हैं अब वर्ण की। जैसे हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जैसे ये कै वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, ये कै वर्ण है, ये वर्ण है, ये अक्षर है, ये कै वर्ण, ठीक है। अब इस कै वर्ण का निर्माण कैसे हुआ है उसको हम समझते हैं। देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि ये जो कै बना है ना, ये कै कैसे बना है। इसके अंदर जो है, ये एक अधूरा कै है, ये अधूरा है, इसको हलंत लगा दिया जाता है ऐसे। तो ये जहाँ पर जिस वर्ण में हलंत लग जाता है उसका स्वर हट जाता है, अपने आप हट जाता है। अब इसका स्वर जो है हट चुका है, इसके साथ में ए जुड़ा है, यानी कि ये अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए इसमें स्वर कौन सा जुड़ा है, ए स्वर जुड़ा है। अब ये मिल कर के क्या बना है, कै बन गया। ये पूर्ण कै है, यानी कि ये पूर्ण अक्षर है, यानी पूर्ण वर्ण है, ये पूरा वर्ण, इसको हम पूरा वर्ण बोलते हैं।
तो अच्छा जी ठीक है। अब देखो हिंदी व्याकरण की विडंबना बताऊंगा मैं आपको। हिंदी व्याकरण की विडंबना ये है कि ये आधा क और इसके साथ ए मिल करके ये पूरा क बन गया। अब जैसे ये क है, ये पूरा है क्योंकि इसके अंदर ये एक तो है अधूरा क, ठीक। अब इसी के अंदर ए भी है कि नहीं। अधूरा को पूरा करने के लिए यानी कि पूरा है, तो पूरा कैसे बना है, इसमें अधूरा क है और ए भी जुड़ा है, इसलिए ये पूरा क बना। फिर इसमें ए और जोड़ दें, ये ए और जोड़ दें, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले स्वर में पढ़ा था, स्वरों में क्या पढ़ा था हमने, स्वरों में पढ़ा था ए प्लस ए जुड़ करके क्या हो जाते हैं, आ हो जाता है। बताइए ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने। ये स्वर संधि बनती है, इससे दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो आ बना कि नहीं बना भी है, तो ये ए भी है यहाँ पर, ये भी ए है और ये आ बन गया। तो अब मेरे को कमेंट में बताना, आप अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लाइक कर देना और कमेंट में गुड लिख देना, ठीक है। देखिए ये क है, ये पूरा क है, इसमें अधूरा क भी है और ए है, इसलिए ये पूरा बना। अब देखो, अब स्वरों के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि ए यहाँ वाला और ये प्लस हो रहा है, ए और ये भी ए है, तो ए और ए मिल करके क्या बनेंगे, आ बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं, आ बनेगा ना। तो इसके हिसाब से तो आ बनेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, का बनना चाहिए था, लेकिन ये का नहीं बनेगा, ये का नहीं बनेगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये क ही बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ये क ही बनेगा, का नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये का क्यों नहीं बना, जबकि यहाँ पर तो बड़ा आ बन गया था ना, ए और ए को मिला करके बड़ा आ बन गया था। हाँ, इसलिए बड़ा आ इसलिए बनता है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इनको ध्यान से देखना, ये ए है और यहाँ पर ये ए है, तो ये ए और ये ए दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, दोनों ये क्या होते हैं, स्वतंत्र स्वर। यानी कि ये भी स्वतंत्र स्वर है और ये भी स्वतंत्र स्वर है। जब दोनों स्वतंत्र स्वर मिल करके आपस में दोनों मिल जाते हैं, स्वतंत्र स्वर, ये दो स्वर आपस में स्वतंत्र होकर के दो स्वर मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है, ये दीर्घ स्वर बन जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। और पिछले स्वरों में हमने यही देखा था कि दीर्घ स्वर संधि का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। दो स्वतंत्र स्वर, ये दूसरा है, दोनों स्वतंत्र है, जबकि यहाँ पर ये का क्यों नहीं बना, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये अस्वतंत्र नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो क है ना, ये अधूरा क, ये अधूरा क को पूरा करने के लिए ए जुड़ा है। यहाँ ये अधूरा है क, यहाँ पर आधा है अधूरा क, तो यहाँ पर अधूरा वर्ण को पूरा करने के लिए, अधूरा वर्ण को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने हेतु जुड़ा, ठीक। तो अधूरा वर्ण को पूरा करने के लिए ये ए जुड़ा है इसमें अधूरे क के अंदर, इसलिए ये पूरा क बन करके और फिर ये ए बना है। यानी कि ये अगर ए नहीं जोड़ा, यहाँ पर ए नहीं जोड़ेंगे तो ये ए अधूरा ही है, फिर ये अधूरा ए के साथ मिलकर के पूरा हो जाएगा। यानी कि ये जो ए है ना, ये ए है ना, ये इस क को पूरा कर रहा है और फिर मिलकर के क्या बन रहा है, क बन रहा है। समझ गए। अब का बनाना होगा तो अधूरे क के साथ में आ की मात्रा जोड़नी पड़ेगी, तब जा करके ये क्या बनेगा, ये का बनेगा। अब इस बात को आप समझ जाना। तो ये है मेन रूप से इसकी जड़, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों के ऊपर चर्चा करते हैं कि व्यंजन हैं क्या, ठीक है। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। व्यंजन जो हैं, ये जब हम उच्चारण करते हैं तो बाधित होकर के निकलते हैं। फेफड़े से जो हवा आती है ना, अपनी फेफड़े से अंदर से हवा आती है, तो वो मुंह के अंदर बाधित हो जाता है। जैसे किसी में जीभ टच कर जाती है, जी जो दांत जीभ के टच कर जाते हैं, जैसे टे 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 टे,
तो ये ट ये कपाली में टच करती है जीभ, ट बोलते हैं तो च च, तो च बोलेंगे च च, ये तालु में टच करेगी। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे कि जो व्यंजन है ये देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी इसकी परिभाषा की, ये सबसे पहले तो मूल व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है स्वर नहीं पाया जाता है, स्वर रहित होते हैं। इनके अंदर क्या नहीं होता है? स्वर नहीं होता है। किसके अंदर? मूल व्यंजनों में। अब जो मूल व्यंजन है, मैंने अभी अब आपको बताया था कि मूल जो है, मूल ये है, इसके अंदर स्वर नहीं है। और ये जो है ये क्या है? ये स्वर सहित है, यानी कि इसके अंदर स्वर है और इसके अंदर क्या है? स्वर नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? मूल व्यंजन कहलाएगा। और ये क्या है? ये स्वर सहित व्यंजन है, इसके अंदर स्वर भी शामिल है। ठीक है, तो ये होते हैं मूल व्यंजन। यानी कि इसको अगर हम समझें तो इसके अंदर हलंत का चिन्ह आता है, यानी कि हलंत लग जाता है। कोई भी व्यंजन होता है, वर्ण होता है, उसके अंदर क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। अभी इसको हम समझते हैं। उच्चारण के समय उच्चारण के समय जो फेफड़ों से वायु निकलती है, सांस, फेफड़ों की वायु मुख या उच्चारण स्थल पर बाधित होती है। उच्चारण स्थल पर क्या होगी? उच्चारण स्थल पर बाधित होकर निकलती है। बाधित मतलब बाधा आती है उसकी, बाधित होकर निकलती है, समय लगता है उसको। ठीक है, तो यानी कि हम फेफड़े से जो हवा आएगी, कुछ बोलेंगे, जैसे बोल दिया हमने फै फै फै, और हवा तो बित्थर से ही आ रही है, अब ये टच होगी। तो जैसे हम इसको हम समझें, व्यंजनों के अंदर अगर हम समझें, अक्षरों की बात करें तो क और च और ट। ठीक है, तो ये है कंठ, कंठ से निकलती है। ये कंठ, ये हो गए तालु, तालु से निकलती है। और ये हो गई क्या? मूर्धा, ये मूर्धा से, यानी कि ये कंठ क। अब गले को बीचेंगे, ऐसे गले को बंद करेंगे ना, क नहीं बोला जाएगा। अब ए तो बोला जाता है, लेकिन क का जो कंठ से निकलने वाली जो चीज, ये वर्ग है ना, ये क वर्ग, ये इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो कंठ से निकलती है, तो कंठ को अगर बंद कर देंगे तो मतलब ये क के जो वर्ण है नहीं निकलेंगे, पांचों के पांचों, क ख ग घ घ, है ना, जैसे बंद करके निकल रहा है, नहीं निकलते हैं। अब स्वर बोले तो स्वर ए आ दोनों कंठ से निकलते हैं, ये कंठ से निकलते हैं नहीं बोला जाएगा। अब तालु से, यानी मूर्धा से भी नहीं निकल पाएगा, थोड़ा बहुत निकल रहा है। जैसे हमें तालु की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा? छोटी ई, बड़ी ई तो निकल रहा है, यानी कि कंठ वाला जो है ना, कंठ को बंद करेंगे तो कंठ का नहीं निकल पाएगा। इसको आप समझना, ठीक है। तो ये जो हैं ये बाधित होकर के निकलते हैं, यानी कि अपना जो मुखमंडल है ना उससे टच होकर के निकलते हैं। जैसे कपाली में टच हो गए, मुर्दा में जीहा जो है दांत के टच हो जाएगी, फिर ऊपर जो है जो उसका जो ऊपर का ऊपरी भाग है कपाली जिसको हम बोलते हैं कागली, उससे टच होकर के निकलती है। यानी कि अलग अलग जो वर्ण हैं वो अलग अलग भागों से टच होकर के निकलते हैं। उसको हम वर्गीकरण में पढ़ेंगे आगे, वो तो वो कैसे होते हैं उसको भी देखते हैं। अब हम बात करें हल क्या होता है, हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखो हल चिन्ह भी बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं अर्ध रूप, यानी कि व्यंजन का अर्ध रूप है। व्यंजन का आधा रूप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हल चिन्ह। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पाठ्य, ये तो हल चिन्ह की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा पाठ्य, ये पूरा पाठ ये है, पाठ ये, इसको हम क्या बोलेंगे, पाठ ये। और जैसे ही हल लगाएंगे तो ये क्या हो गया, पाठ्य। अब जैसे विषव, ये क्या हो गया, विषव। और जैसे इसके हल का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या बन गया, विषु। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है हल चिन्ह। अर्ध रूप इसका अगर हम बात करें, अर्ध रूप कैसा होगा, तो ये ऐसे बनेगा। ठय में ये घुसरा है, ठय में क्या घुसरा है, ये घुसरा है, तो ये पाठ्य हो जाएगा। विश्व की अगर बात करें तो विश्व यानी कि स का आधा रूप, स का कौन सा रूप, आधा। ये यहाँ पर पूरा होकर के हल लग गया तो बन गया आधा। अब ये सीधा या आधा ही हो गया, इसके डंडा ही नहीं लगा, तो ये भी क्या उच्चारित होगा, विश्व, और वो भी क्या उच्चारित होगा, विश्व। ठीक है, तो इसको तो हम बोलते हैं अर्ध रूप, यानी कि ये तो आधा रूप हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये हल चिन्ह होगा, यानी कि हल लगे हुए चिन्ह, इसके अंदर से स्वर गायब हो जाता है। ये ठय जो है इसमें स्वर गायब हो गया, स में स्वर गायब हो गया, ये स्वर है ही नहीं इसमें, ये गायब क्या होगा, ये इसमें लगाया ही नहीं, इसमें भी गायब क्या होगा, तो ये आधा हो गया। ऐसे ये आधे शब्द होते हैं जो स्वरों से रहित होते हैं, उनको शुद्ध व्यंजन बोला जाता है। समझ में बात आ गई होगी अब आपको अच्छे से। अब हम समझते हैं कि व्यंजन कुल कितने हैं। हिंदी ग्रामर की जो 9th से 12वीं की जो किताब है उसमें कुल व्यंजन कितने हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण के व्यंजन, हिंदी व्याकरण के व्यंजन। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के व्यंजनों की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर मैं लिखूँ कै, इसके हलंत लगेगा क्योंकि स्वर रहित करने हैं, अपने को शुद्ध करने हैं। जैसे ख, इसके भी लगेगा, सबके लगेगा, ग, घ, अण, ये नासिक के है। फिर ये कै वर्ग हो गया, फिर छ, ज, जह, और इसको चिमटा बोलते हैं, वैसे अणंचा बोलते हैं, अणंचा, ये। ठीक है, क, च, ट, ठ, ड, ढ और अण। इसको हम लिखते हैं पूरा का पूरा। देखो, इसके अलावा से इसमें दो और भी हैं, इसका ही एक रूप है, इसको हम अढ़ बोलते हैं और इसको हम अढ़ बोलते हैं, अढ़। ठीक है, ये भी इसी में आ जाएंगे दोनों। इनके हलंत लगेगा, सबके लगेगा हलंत। ठीक है, सबके लगेगा हलंत, जिसके नहीं है लगा लेना। प, क, च, ट, त, क, च, ट, त, त, थ, द, ध और न। फिर प आ जाएगा, प, फ, ब, और मैं। ये सब के सब क्या है, हिंदी व्याकरण के व्यंजन है ये। हाँ ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। इनके अलावा और कौन कौन से हैं उनको हम समझते हैं। इनके अलावा और जो है वो एक तो है ये, रे, ल और व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। फिर श, से,
से और है, इनको हम ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। ये हो गए। फिर त्रय, श्रय, अक्ष और ज्ञानी, ये भी क्या हो गए, व्यंजन हो गए। ये संयुक्त अक्षर बोलते हैं इनको व्यंजन। ये कुल मिलाकर के सारे व्यंजन हिंदी वर्णमाला की आपकी जो किताब है ना, उसमें ये पूरे व्यंजन ये हैं। अब इनको आप गिन सकते हैं कितने हैं कुल मिलाकर के, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही हैं। ठीक है, गिने अब इसको तो 4 3 12, 12 और 25 कितने हो गए, 25 और 2 27, तो 27 और 12, 7 और 2 9 और 39, यानी 39 तो क्या है, व्यंजन है किताब में। और 11 क्या बताए थे इसने, स्वर बताए थे, तो 9 और 1 10 और 3 और 2 5। तो यानी कि कुल मिलाकर के किताब में कह रहा है कितना, 44 होते हैं वर्णमाला में वर्ण, और बता रहा कुल कितने हैं, 50 बता रहा है। लिखत पढ़त में बता रहा है कितने, 50 बता रहा है, और एक लाइन में लिख दिया उसने कितने होते हैं कि 44 होते हैं। अब इसका डिसीजन हम कैसे करेंगे कि 44 तो कब होंगे और 50 कब होंगे और 54 कब होंगे, एक अलग वीडियो मैं इसी की बनाऊंगा, पूरी स्पेशल बनाऊंगा इसी की वीडियो। उसमें हम समझेंगे कि अगर परीक्षा में 44 कब करना है, कोई प्रश्न आए तो, और 54 कब करना है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको देखना है। अब आपने को इसका व्यंजनों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है, यानी कि इसको बांटना है उच्चारण स्थान के आधार पर। जो उच्चारण स्थल है ना, उसके आधार पर हम इसको विभाजित करेंगे कि भाई कै का जो वर्ग है वो कंठ में आएगा, कै का वर्ग तालु में आएगा, ऐसे इसको विभाजित करते हैं और इसको समझते हैं। इसके अंदर स्वर भी जोड़ेंगे हम, इसके अंदर अंतस्थ भी जोड़ेंगे, उसमें भी जोड़ेंगे, और जो है संयुक्त अक्षर छोड़ेंगे, वो नहीं जोड़ेंगे, उनको छोड़ देंगे बाकी को जोड़ देंगे। तो अब हम इसको व्यंजनों का जो है वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हैं और उच्चारण के आधार पर इसका वर्गीकरण देखते हैं। व्यंजन उच्चारण स्थल वर्गीकरण, ठीक है, इसको हम समझते हैं उच्चारण स्थलों का वर्गीकरण। अब देखो कि कौन से वर्ण को कैसे बोला जाएगा, उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो अब यहीं आ जाए, फिर लिखने में फिर दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पर जो है ये वर्ग हो जाएगा, इधर हो जाएंगे व्यंजन, ठीक है, यहाँ पर उच्चारण स्थल, और यहाँ पर क्या होगा इसका नाम, यानी कि नाम क्या होने वाले हैं उनको हम देखने वाले हैं। देखो कौन सा वर्ग, कै वर्ग, तो कै वर्ग की अगर बात करें तो इसके अंदर यानी कि कै की पूरी लाइन आ जाएगी, कै ख गए गए अण, तो ये कै ख गए घ और अणंज, अणे खाली बोलते हैं इसको, खाली यानी कि नहीं है। तो ये जो है ये कै वर्ग आ जाएगा पूरा। ये उच्चारण जो स्थान है इसका, ये कौन सा होगा, ये कंठ होगा, यानी कि ये कंठ में होगा, और इसको नाम क्या बोल दिया गया इसका, कंठे, कंठे यानी कंठ से निकलता है। तो ये कै जो है इसका अक्षर जो है पूरा का पूरा, ये पाँचों के पाँचों कहाँ से निकलेंगे, गले से, कंठ से निकलेंगे। बोलूँ मैं, तो नहीं बोला जाएगा, यानी कि ये कंठ गला बीच दिया है ना मैंने, नहीं बोला जा रहा। तो ये कै वर्ग हो गया। इसके अंदर अगर स्वर की बात करें तो स्वर कौन कौन से आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे ए और आ। जैसे आप स्वरों को बोले ना, ए आ ना, गला बीचने पर ये दोनों स्वर जो हैं ये नहीं बोले जाएंगे। फिर इसके अंदर एक और चीज़ शामिल होगी, ये है विसर्ग, है और विसर्ग, और इसको हम बोलते हैं कंठ का कल्ले,
काकल्य, काकल्य, काकल्य की जो ध्वनि है यानी कि ये क वाला जो है ये अनंत वाला, इसको हम बोलते हैं काकल्य, कंठ काकल्य। क का एक आगे अनंत का सा चिन्ह लगा होता है, उसको हम बोलते हैं काकल्य की, कंठ काकल्य। वो आपकी किताब में नहीं है, उसको मैं अब ऐसे बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ। कंठ काकल्य नहीं है विसर्ग आ जाएगा, है विसर्ग, ये कंठ में आएगा, है हाँ, है नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये है भी इसके अंदर शामिल होगा और कै की पूरी शामिल हो जाएगी, ये ए और आ विसर्ग दोनों स्वर शामिल हो जाएंगे। तो ये कौन सी उच्चारण में आएगा? कंठ में आ जाएगा। अगर हम सेकंड दूसरे की बात करें, कै च वर्ग की बात करें, च की, तो च वर्ग की पूरी लाइन आ जाएगी च की, जैसे च, छ, ज, झ और ये हणंज। तो ये जो है ये कहाँ से बोला जाएगा? इसको हम बोलेंगे तालव्य, तालु से, कंठ और तालु, इसको नाम दिया क्या गया है? तालव्य। अब बताओ क्या नाम दिया गया इसको? तालव्य। इसके अंदर स्वर भी शामिल है, बिल्कुल शामिल है। स्वर कौन कौन से हैं? जैसे छोटी ई हो गई इसमें शामिल और बड़ी ई इसमें शामिल हो गई, छोटी ई और बड़ी ई। तालव्य, तालव्य मतलब होता है तला, जो ऊपरी कपाली होती है ना पीछे, च च च च च च च, खूब भी चलो बोला जाएगा, च च च, हाँ बोला जाएगा खूब, ठीक है। तो गले से कोई संबंध नहीं है च वर्ग का। तो ये तालु से, तालु यानी अपने जो दांत मसोड़ा होता है ना, ऊपर का जो कपाली होती है उसको तालव्य बोला जाता है। जैसे च च, ये पीछे जो है मुंह के पीछे वाला, वहाँ पर प्रभाव दिखा रहा है इसका, च छ झ, यानी कि जीभ से पीछे वाला जो हिस्सा है ना वो तालु बोलते हैं उसको, वहाँ से इसकी ध्वनि निकलती है, च छ ज झ झ अण। तो इसकी जो ध्वनि है ई, यानी कि पीछे जीभ से पीछे वाला जो है भाग कपाली का, उसमें से उसको निकलना पड़ रहा है, किसको? आवा को। तो ये क्या हो जाएंगे? च वर्ग में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी शामिल है क्या इसके अंदर? जैसे अंतस्थ है वो एक वर्ण है ये, फिर उसमें वर्ण आ जाएगा स, यश, य श, य श, श, श भी किस में आ जाएगा? तालु में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तालव्य। इसके अलावा अगर दूसरे वर्ण की बात करें, च, क, च, ट, ट की अगर बात करें, ट वर्ण की, ट वर्ग की, तो ट वर्ग में और क्या क्या आ जाएगा? ट, ठ, ड, ढ, बिंदी नहीं आएगी, ढ और अण। तो ये ट वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग जो है किस में आएगा? ये आएगा मूर्धा में, मूर्धा, और इसका नाम क्या है? मूर्धन्य। इसको याद कैसे करेंगे हम? यानी कि मरा टांग हलाए, मरा हुआ इंसान क्या हलाता है? टांग हलाता है, मजाक करने का। तो ये मूर्धा, मूर्धा ट मतलब टांग है, मुर्दा की, मरोड़ा की टांग है। तो ये मरा हुआ की टांग है, तो ये क्या है? ट आ गया। ये मुर्दा ट, टांग हलाए, ताड़ा चाबी, ताड़ा चाबी, तो ये तालु यानी च वर्ग आ जाएगा। कंठ है, कै, कंठ यानी कै, ठीक, भोलेनाथ के कंठ है, कै आ जाएगा। तो इसमें जो है ये कौन सा स्वर आएगा? तो स्वर आ जाएगा इसमें री ऋषि, री ऋषि यानी कि मरोड़ा टांग हलाता है, और ऋषि इसके अंदर आ जाएगा। और तो और थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, आप सही है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये इसके अंदर शामिल आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगे? ये रे और से, षटकोण वाला। तो रे, इसका ये रे अंतस्थ है, ये रे अंतस्थ है, और से ये तालु वाला, और षटकोण वाला जो स है ये किस में आ जाएगा? मूर्धा में आ जाएगा। तो ये मूर्धन्य ध्वनि निकलती है, इसका नाम मूर्धन्य होता है।
इसके अलावा अगर दूसरे अगर वर्ग की बात करें कै चे टे तय, तो तय वर्ग की अगर बात करें तो तय वर्ग में क्या आएगा, देखो तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न, ये किस में आ जाएगा, तय वर्ग में। तो कंठ तालु मूर्धा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका दांत, ये क्या हो जाएगा, दांत। इसको हम बोलते हैं दंते। बताइए क्या बोलेंगे हम इसको, दंते बोलेंगे। तो ये दंते की ध्वनि निकलती है। इसके अंदर जो है स्वर कौन से शामिल है, तो इसके अंदर कोई स्वर शामिल नहीं है, स्वर शामिल नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर ये रे ल इसमें आ जाएगा और से आ जाएगा इसका। तो ये ल अंतस्थ वर्ण, ये रे ल, यानी कि वहाँ विसर्ग है आ गया, तो ये पूरा उसमें वर्ण उधर हो ही गया। देखो ये तो है पूरा का पूरा किसमें, उसमें में, तो उसमें जो है ये पूरा हो गया। फिर ये अंतस्थ का तीनों आ जाएगी, एक उसमें उधर छोड़ करके तीनों इसमें ही आ जाएंगे, किसमें, सेकंड च वर्ग से शुरू होंगे, ये रे ल, और वह जाएगा फिर नीचे कंठोष्ठे में चला जाएगा, उधर नीचे ही नीचे चला जाएगा वो, उसको हम देखेंगे। कंठोष्ठे में नहीं जाएगा वो हम देखेंगे अभी, नीचे समझ में नहीं आएगा, फिर वो आपको गचड़ पचड़ हो जाएगा सौदा। से और से, ये तीनों 3 लाइन में, यानी कि ये दंत में आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं दंते। इसका नाम क्या पड़ा है, दंते पड़ा है। अगला वाला जो वर्ण है, देखो इसको बोले हम दांत से, तय, तय बोला जाएगा, तय 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 तय, दांत को बीच लो, तय 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 थ द न, सही नहीं निकलेगा दांत अगर बीच लिया तो, क्योंकि जीभ दांत से टच होकर के जब मुँह जुबाड़ा खुलेगा ना, जब बोला जाएगा सही उच्चारण सही होगा तब। जैसे जीभ को दाब लो, दांत के टच मत होने दो, फिर बोलो नहीं बोला जाएगा। तो ये जो है ये दांत से टच होगी ना जीभ, तभी ये तय की ध्वनि निकलेगी। जैसे तय, दांत को बीच लो, तय थ द न, तो ये पूरा सही नहीं बोला गया, यानी कि जीभ और दांत का स्पर्श होना जरूरी है इसके अंदर। अब अगला जो है वर्ण, ये तय, कै, च, ट, तय और पै, ये पै वर्ग आ जाएगा। पै वर्ग में आएगा पै, फै, बै, नहीं बै नहीं आएगा, पै फै बै, बह और मैं, ठीक है यही आएगा। तो ये पै वर्ग जो है ये किस में आएगा, इसमें आ जाएगा कंठ तालु मूर्धा, दांत और ओष्ठ, ओठ से बोला जाएगा पै, ओठ पे मारी, ओठ पे मारी, तो दांत है, दांत, तो दांत जो है दंते है, तो ये तय दांत यानी दांत है तय, तो होठ पे, तो होठ पे, ये ट्रिक है छोटी सी। कंठ के ताला चाबी, मुर्दा मरोड़ा टांग लाए, मुर्दा टांग लाए, तो दांत तय, होष्ट पे, होठ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओष्टे, इसको क्या बोलेंगे, ओष्ट, ओष्ठ है, होठ, होठों से बोला जाता है ये। इसके अंदर जो है स्वर शामिल है क्या, हाँ जी, इसमें स्वर है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओठ से, ओठ से बोला जाएगा। जैसे ओठ का जो आकार है ना वो गोल हो जाता है इसमें, जैसे ऊ। अब ये पै, 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 होठ से बोला जा रहा है, होठ भी चलो नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला जाएगा, होठ को खुला ही रखो, बिछेगा होठ जब पै बोला जाएगा। जैसे पै, फै, बै, भै, मैं, न, कै बोलेंगे तो होठ नहीं एक्टिव हो रहे, जैसे कै, खे, घै, न, मैं, पै। तो ये होठ से बोला जाता है, ये होठ आपस में स्पर्श होते हैं तब ये ध्वनि निकलती है। बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से।
और इसके अंदर जो है बस ये हो गया। अब वह नीचे जाएगा। अब ये होठ का हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट तो आपने ले ली होगी, लेकिन एक बार और थोड़ा सा समझ लो। यहाँ से लेकर के ये देखो, ये मैं अलग कलर में लिखता हूँ। यहाँ ये पूरे के पूरे जो है ना, ये ब्लैक जो भी हैं, ये मिला करके इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। इनको क्या बोलेंगे हम? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। और ये स्पर्शी व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होंगे? 25 होंगे। और इन 25 में से 5 होंगे ना, ये जो 5 होंगे, 5, अरे इधर राजा, ये वाले 5, ये एक, अण, न और मैं, इन 5 को बोलते हैं नासिक्य वर्ण। आप बताओ इनको क्या बोलेंगे हमें? इनको बोलेंगे नासिक्य वर्ण। ये 5 नासिक्य स्पर्श, क्या नासिक्य वर्ण जो है ये स्पर्शी नहीं है क्या? स्पर्शी हैं। यानी कि ये 25 के 25 जो है ना, इनमें से 5 नासिक्य है, यानी कि नाक से बोला जाता है। नासिक्य का मतलब क्या होता है? नाक से बोले गए। और इन्हीं को हम पंचम वर्ण बोलते हैं। पंचम वर्ण का मतलब होता है 5 वर्ण होते हैं ये जो नाक से बोले जाते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे न, मैं, अण, ये न से बोला। अब मुंह को बंद कर लेंगे तो नाक से बोल देंगे, देखे देखे ना, मुंह की सहायता से नाक से, नाक को भी चलो, ड ढ ब प, पूरी सही स्पष्ट ध्वनि नहीं निकलेगी। इसीलिए नाक का स्पर्श होना जरूरी है इसमें, पंचम वर्ण के अंदर। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब समझते हैं, खोल के और बताऊंगा मैं आपको। नीचे और है अभी, ठीक है। अब ये नीचे और है, इसको हम कॉपी करके थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ तो ये हो ही गए। अब मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ये तो मिटाऊंगा नहीं मैं इसको, वैसे कॉपी कर लिया है तो एक पीछे सेव है मेरे पास। ये इस टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगा मैं आपको, वहाँ से देख लेना, ठीक है। देखो अब मैंने आपको ये बता ही दिया। अभी स्वर भी बच गए हैं और एक अंतस्थ भी बच रहा है। तो स्वर और अंतस्थ को एक और बच रहा है, उसको और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर वर्ग हो गए पूरे समाप्त। अब ये जो व्यंजन और बचे हुए हैं उनमें देखो एक तो बच रहा है ए छोटा ए और एक बच रहा है कौन सा? बड़ा ए। ये दोनों बचे हुए हैं। इनका जो स्थल होगा वो कहाँ पर होगा? देखो मैं पीछे वाला अगर मैं बात बताऊँ तो अब आपको बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो अगला जो 3 और बनेंगे, 3 जो वर्ग और बनेंगे, वो एक तो बनेगा यहाँ से कंठ तालव्य, तो पहला बन गया यहाँ से। दूसरा बनेगा दंतोष्ठे, दूसरा कहाँ से बनेगा? दंतोष्ठे से। और तीसरा बनेगा ना, वो कहाँ से बनेगा? कंठोष्ठे, यानी कि ये जो है यहाँ से बनेगा। ये कंठ और ओष्ठ दोनों, शुरू का और लास्ट का, इसको मिला करके तीसरा बन जाएगा। तीसरा बनेगा इसको, यानी कि 3 वर्ग और बनेंगे। पहला वर्ग नीला वाला हो गया कंठ तालु, दूसरा नीला हो गया दांतोष्ठ, और जो तीसरा बन गया ये लाल वाला कंठ और ओष्ठ। ये तीनों वर्ग बनेंगे, उनको हम समझते हैं। उच्चारण में जैसे कंठ तालु, कंठ तालु ये बन गया। इसको नाम क्या देंगे हम? इसका नाम देंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य नाम देंगे, यानी कि ये कंठ तालव्य से बोले जाएंगे। कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाएंगे। कंठ का भी उपयोग होगा और तालु का भी उपयोग होगा। जैसे ए कंठ को बीच दूंगा मैं, नहीं होगा, नहीं होगा। ए हो गया। अब इसमें जैसे ये रे ले व,
व का अगर प्रयोग होंगे, ये अंतस्थ का बता रहा हूँ मैं आपको, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ जो है ये एक अक्षर है व। अब जो व है ना ये अंतस्थ है, अंतस्थ है। यानी अंतस्थ क्यों बोला जाता है अभी समझेंगे इसको। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है, यानी कि बीच दोनों के मध्य की अवस्था को हम बोलते हैं अंतस्थ है। जो व है ना व, इस व को हम बोलेंगे कौन सा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखो दंतोष्ठ है, ठीक है। अब ये दांत, दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाएंगे, दंत और ओष्ठ। दांत से भी बोलेंगे, होठ से भी बोलेंगे इसको, व को। व व तो व यानी कि होठ ऐसे सिकुड़ रहे हैं, नहीं फैल रहे हैं होठ। पहले तो सिकुड़ेंगे ऐसे व बोलने के लिए, और फिर जब व बोलेंगे तब फट जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे। व व व व ठीक है, ऐसे बिछ गए, व बोला तो सिकुड़ गए। तो यानी कि ये दांत से भी बोला जाएगा और होठ से भी बोला जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, ठीक है। तो ये कंठ तालव्य हो गया और ये क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। इसको आपको ये नाम को याद रखना है कि कौन से अक्षर कैसे होगा इसमें। फिर अगला जो आएगा वो आएगा ओ और औ, ओ और औ। इन दोनों को देखिए, ये दोनों स्वर हैं। अब इनका जो उच्चारण स्थल होगा वो कौन सा होगा, वो मैंने अभी आपको बताया, कंठ और ओष्ठ, ये दोनों रहेंगे इसके उच्चारण स्थल। इसको बोलते हैं कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और इसका नाम क्या होगा, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। कंठ और ओठ, कंठ और ओठ दोनों से बोले जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंठोष्ठ पड़ा है। ओ कंठ को बीच दूंगा मैं, ओ नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जा रहा, इसलिए कंठ की इसमें ज़रूरत पड़ती है ओ बोलने में, ठीक है। तो ये है क्या, उच्चारण स्थल के आधार पर इनका वर्गीकरण है। अब हम समझते हैं ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। इन तीनों के बारे में हम समझते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यानी कि इसका जो है ये या प्लस होकर के और फिर यहाँ पर आया है ये कंठोष्ठ। देखो इसको हम समझते हैं तो आगे। ये जो है यहाँ पर मैं बताऊँ अंतस्थ है क्या होते हैं, अंतस्थ है, अंतस्थ है वर्ण। अंतस्थ वर्ण कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ है। अंतस्थ के जो है वर्ण है 4, कौन कौन से हैं, जैसे ये, रे, ले और व। इनको हम अंतस्थ बोलते हैं क्योंकि ये जो हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, स्वर प्लस व्यंजन के बीच की कड़ी, व्यंजन के बीच की अवस्था होती है, बीच की अवस्था। अब एक स्वर और व्यंजन के बीच की अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं अयोगवा। अयोगवा होती है ना, अयोगवा, उसके अंदर 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग शामिल होता है। तो स्वर में बात करते हैं हम, उसको हम देख लेते हैं। चलो इसमें देख ले, अभी बाद में बता दूंगा मैं, गचट पचट हो जाएगा, समझिए आप बात को। ऊष्मीय, ऊष्मीय के अलावा, हाँ ऊष्मीय समझ लो अब। ऊष्मीय जो है, ये जो ऊष्मीय है, ऊष्मीय वर्ण, देखो ऊष्मा जो है ना इसकी, ये इसकी जो ऊष्मा है ये कैसे टच होकर आती है। ऊष्मीय वर्ण भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऊष्मीय वर्ण, ऊष्मीय वर्ण होंगे, एक तो होगा है, एक होगा से, फिर होगा, चलो इसको यहाँ मिटा, यहाँ लिख देता हूँ, है, से और से। ये कौन से होंगे, ऊष्मीय होंगे। अब जीवा जो है ना, जीभ जो टच करेगी इसकी, यानी कि अपनी जो जीभ है ना, जीभ स्पर्श करेगी
कैसे कैसे स्पर्श करेगी। देखो, जीभ स्पर्श करेगी, है बोलेंगे तो किसको स्पर्श करेगी? जीभ स्पर्श करेगी इनमें सब में। है बोलेंगे तो कंठ को बोले, कंठ को स्पर्श करेगी जीभ। है यानी जीभ जो अंदर से स्पर्श आभास होगा आपको कि कंठ को स्पर्श कर रही है, तो है जो है कंठ को स्पर्श करेगी। सह जो है ये किसको करेगी? तालु को। ये जो सह है ये किसको करेगी? मूर्धा को। और ये जो सह है ये किसको करेगी? दंत को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इसको स्पर्श करेगी। सह जो है सह 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 नॉर्मल सह, तो जीभ जो है आगे दांत को टच कर रही है, सह। समझ गए? तो इनको हम बोलते हैं ऊष्मीय वर्ण, यानी कि इसके अंदर जो ऊष्मा होती है ये इनमें अलग अलग टच होकर के जाती है, यानी कि चारों में टच होकर के जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? ऊष्मीय। ऊष्मा निकलती है, इसकी फेफड़ों से ऊष्मा निकल के जोर से ऊष्मा आती है। सह 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 है सह सह सह, यानी कि सही सही आवाज़ आती है, इसलिए इसको ऊष्मा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे संयुक्त अक्षर, जैसे ज्ञानी क्या होते हैं उनकी हम बात करते हैं। श्रवण कुमार की अगर बात करें तो उसकी हम बात करेंगे। जैसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसको, संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं उनकी हम बात करेंगे। देखो, संयुक्त अक्षर की अगर बात करें तो सबसे पहला संयुक्त अक्षर होगा त्रय, श्रय, अक्षय और ज्ञानी। तो ये संयुक्त अक्षर हैं, यानी कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो अक्षर बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? संयुक्त अक्षर। जैसे तय है तो ये आधा तय प्लस रे आधा और ए, इससे मिलकर के क्या बना है? ये त्रय बना है, लिख रखा है पहले ही। फिर इसको श्रय को अगर बात करें तो ये जो श्रय है ये कैसे बना है? ये आधा सह बना है, आधा रे बना है और ए बना है। ए तो सब में आ जाएगा ये। ठीक है, इस की बात करें अक्षय की तो कै बना है आधा प्लस सह षटकोण वाला सह बना है और ए बना है। तो अब ये क्या बन गया? अक्षय। अक्षय। ठीक है, ज्ञानी की अगर बात करें तो ज्ञानी का जय बना है, जय प्लस और ये अणय बना है और जो है ए बना है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे अक्षय। छः देख लेते हैं एक बार इसको। तरह तेरे, ठीक है, श्रय शय रे है, ठीक है, अक्षय अक्षय, ठीक है, जैन ये, ठीक है। तो ये बने हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पर इसका एक उदाहरण और मिलता है अपने को। यहाँ पर ये ज्ञ, तो ये ज्ञ जो है वर्तमान हिंदी व्याकरण में जो उपयोग किया जा रहा है, ये वर्तमान हिंदी व्याकरण के अनुसार, वर्तमान हिंदी व्याकरण अनुसार, हिंदी व्याकरण में अशुद्ध प्रयोग हो रहा है। अच्छा जी, अभी दिखाते हैं शुद्ध अशुद्ध क्या होते हैं उनको। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये, इनको आप कमेंट में बताना ये ज्ञानी सही है या ये ज्ञानी सही है। कमेंट में सही लिखना आप, ज्ञानी। ठीक है, इसको हम ए ऑप्शन देंगे, इसको हम बी ऑप्शन देंगे। तो सही कौन सा है इसमें से? ठीक है, अब हम सी ऑप्शन लेंगे यहाँ पर और हम डी ऑप्शन लेंगे यहाँ पर। तो जब देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये ज्ञानी तो है सही और ये ज्ञानी क्या है? गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया और वो क्या हो गया? सही हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ बात, पते की बात बताता हूँ मैं।
जैसे मैंने बोला 11 है और 11 है, तो अब बताओ सी ऑप्शन सही आएगा कि डी ऑप्शन सही आएगा। चलो ये ज्ञानी तो कटस हो गया, गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है, तो फिर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए है। लेकिन ये क्या है साहब, ये जी गलत है और ये क्या है, सही हो गया। ये सही क्यों हुए, इनकी हम चर्चा करेंगे स्पेशल क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इनका आप कमेंट में जवाब देना है कि ये सही गलत क्यों है, इनको कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और बढ़िया ऐसी धमाकेदार। समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट में बता दीजिए कि गुड लिख दीजिए आप, उसमें हम समझ जाएंगे कि समझ में आ रहा है। ठीक है, हम और बनाएंगे ऐसे ही और धीरे धीरे समझाएंगे आपको, थोड़ा और समझ में आएगा धीरे धीरे सही, लेकिन चल रहे हैं। चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम में दिखा देता हूँ आपको कौन सा है अपना टेलीग्राम। एंटर, देखो वो आ गया, ये अपना टेलीग्राम है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको फॉलो कर लेना, ये टेलीग्राम है अपना ये वाला। ठीक है, तो इसको जो है फॉलो कर लेना, यहाँ पर आपको PDF मिल जाया करेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।